News Hour Special Edition. प्रफुल्ल पटेल जी, आपका मैं स्वागत करती हूं, नमस्कार। और आज न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति पर, देश की 2024 पर जिनकी भी नजर टिकी है, उस राजनीति में भी एक भूचाल आया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आज भी आप एनसीपी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं? देखिए, सबसे पहले नाविका जी, ये बात को हमको समझना ज़रूरी है कि ये जो आज निर्णय हुआ है, ये एनसीपी का निर्णय है। और एनसीपी के विधायक दल हो, एनसीपी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हमारे साथी हो, एक बड़ा डिसीजन, लार्जर डिसीजन, उसके तहत ये आज यहाँ के मंत्रिमंडल में अजीत पवार के नेतृत्व में शामिल हुए हैं। तो इसलिए कोई ऐसी बात करना कि ये निर्णय कोई अलग निर्णय है, ये एनसीपी का, पार्टी का निर्णय आज लिया गया है। प्रफुल्ल पटेल जी, मैं आपसे सीधे लफ्जों में सुनना चाहूंगी, शरद पवार जी का आशीर्वाद इस एनसीपी के फैसले के साथ है? क्योंकि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ऐसा नहीं लगा। लोग जानना चाहते हैं, शरद पवार क्या सीक्रेटली आशीर्वाद दे चुके हैं और बाहर ऑपोजिशन को कोई अलग संदेश दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले नाविका जी, आप भी दिल्ली में मुझे बहुत साल से जानती हैं। मैं शरद पवार जी के साथ अनेक वर्षों से मैं नज़दीक काम करते आया हूं, और इसलिए मैं आज के या कभी भी शरद पवार जी हमेशा मेरे आदरणीय नेता हैं और रहेंगे, और उनके कोई भी बयान के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इस आज के जो फैसला और आज का जो हमारा यहाँ का जो मंत्रिमंडल में अजीत पवार का शामिल होना, हमारे 9-8 साथियों का उनके साथ शामिल होना, इसको मैं पार्टी के ही परिप्रेक्ष्य में और दायरे में देखूंगा। पार्टी के विधायकों की आज बैठक हुई और पार्टी के विधायकों ने और पार्टी के बहुत सारे अहम जो हमारे साथी हैं, उन्होंने ये तय किया कि हमने सरकार में शामिल होना चाहिए। देखिए, दो बातें हैं। यहाँ पर एमवीए की सरकार थी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की। ये सरकार भी पोस्ट पोल अलायंस था। हमारा अलायंस तो केवल कांग्रेस के साथ था। उस वक्त बहुत सारी चीज़ें, घटनाक्रम हुआ, आपने भी देखा, अजीत पवार ने भी शपथ ली थी। उसके बाद में भले वो सरकार 2 दिन में गिर गई और फिर एमवीए की सरकार बनी, लेकिन शिवसेना ये कभी हमारा नेचुरल अलाई था ही नहीं। शिवसेना और बीजेपी अलाइज थे। शिवसेना की विचार कहा ना कि जैसे ऑपोजिशन की भी बात करें, आप पटना की अगर आप मीटिंग देखें, मैं गया था वहाँ, सभी दलों की मतलब जो भाषा है वो ठीक है, वो अच्छी बात लगती है। बंद कमरे में नहीं, हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे, मिलजुल कर करेंगे। ये एक बोलना एक होता है, उसको कार्यान्वित जमीन पे आप किस तरह से उसको करेंगे, एक करोगे, लोगों को 1-to-1 फाइट के लिए तैयार करोगे। और वो मीटिंग में ही हमको दिख गया ना डिफरेंसेस। जिस तरह से वो दिल्ली के ऑर्डिनेंस के बारे में कांग्रेस और आप पार्टी का अलग उनके व्यूज होने लगे। फिर अभी यूसीसी में आप देख रहे हैं कि कितने प्रकार के अलग प्रकार की बातें अभी ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो ये सब बातों को लेकर और कई विपक्षी दल जो महत्वपूर्ण है, काफी सीटें जो अपने देश में जीत कर आते हैं, वो उस विपक्ष की अलायंस में तो तैयार नहीं थे आने के लिए। तो आज हम नो डाउट विपक्ष अलायंस की जब बात करते थे तो उसमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि वो प्रैक्टिकल है कि नहीं। इस देश के लोगों ने कई अनुभव ऐसे कर चुके हैं कि जिसमें लोगों को अब भरोसा नहीं रहा है कि हम एक प्रकार से 10, 15, 20 पार्टियों की सरकार बना के उसको चला सके। ये एक बार नहीं, अनेक बार ये तय हो गया है कि जब तक एक विपक्षी दल कम से कम 200 सीट लेकर नहीं आता है तो उसके इर्द गिर्द अलायंस बन सकता है, वरना कोई भी अलायंस बनेगा भी तो वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। और फिर तो यहाँ तो लड़ाई होने वाली है, शुरुआत से ही लड़ाई होने वाली है। अभी मैंने कहा कि पटना में देखा कि एक वाकया बनना मुश्किल हो
रहा है। और अभी तो समय, ये तो अभी तो जल्दीबाजी हम बात कर रहे हैं, जब समय नजदीक आएगा तभी देखेंगे। तो इस वजह से आज जो भी एक हमने जो फैसला किया है, हमने भी लार्जर इंटरेस्ट में सोचा। हर चीज देखिए, वक्त वक्त की बात होती है, परिप्रेक्ष्य बदलता है, उस वक्त की कोई हालात बदलते हैं। आज एक बात तो सही है, मानना पड़ेगा, कल तक हम भले नहीं थे, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सबसे लोकप्रिय हैं। हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय भी लिए हैं। हमारे देश के बाहर भी आप जाओ तो भारत का एक नाम और सर जो हमारा गर्व से हम एक उठा सकते हैं। तो ये सब बातों को लेकर सामान्य आदमी के मन में भी ये बात तो है कि भाई डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए एक आज के समय को और आज की घड़ी को बहुत ही सही नेता मिले हैं। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी स्टेबिलिटी प्रदान कर रही है। बीजेपी मेजॉरिटी अपनी खुद की लाने की वजह से एक तरह से देश के लोगों का विश्वास जीत पा रही है कि नहीं, ये जो बोलते हैं वो कर पाएंगे। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी आप देखिए, मैं महाराष्ट्र की बात अब कहूंगा क्योंकि आपने स्पेसिफिकली नेचुरली आज हम यहाँ पर सरकार में गए। महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे की, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में आज अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन यहाँ पर भी सबसे बड़ा दल बीजेपी है। और बीजेपी सबसे बड़ा दल होने की वजह से इस सरकार महाराष्ट्र की भी जो है उसको स्टेबिलिटी प्रदान करने में वो कामयाब है और कामयाब रहेगा। और इसी वजह से यहाँ पर भी एक हमारे पार्टी के भीतर भी सोच इस प्रकार की बनी कि हमको यहाँ पर भी अच्छी सरकार बनाना है, स्टेबिलिटी के साथ बनाना है। हमारे यहाँ तो जो पहले हमारी जो 3 पार्टी की सरकार थी, हमारे को वो तो ठीक है 2 साल कोविड के थे, इसलिए कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो लोग काम करते थे सरकार में उनको मालूम है। आज इतने सारे विधायक छोड़कर जाके एक सरकार बीजेपी के साथ बनाते हैं तो कोई वजह तो होगी। तो इसी वजह से मेरा कहना है कि हमने जो निर्णय लिया है, हमारे विधायकों ने, हमारे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठकर ये सोचा कि भाई ये रास्ता सही है और उसी रास्ते पे हम गए हैं। प्रफुल्ल पटेल जी, मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूं आपसे। क्या आपको 9 साल लगे ये समझने में और एक्सेप्ट करने में कि नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर लीडर हैं जो स्टेबल सरकार दे रहे हैं? क्योंकि ये फैसला जो हुआ है ये उनके 9 साल के कार्यकाल के बाद आपने लिया है। और नंबर 2, आपने कहा कि आपके नेचुरल अलायंस उद्धव ठाकरे शिवसेना से नहीं थी, तो उनके साथ नहीं थी और अब बीजेपी के साथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बीजेपी को कोई नंबर की तो जरूरत नहीं थी महाराष्ट्र में, तो बीजेपी भी हमसे जब हाथ मिला रही है तो नेचुरली एक उनको भी लगता है कि एक अच्छे पार्टी हमारे साथ जुड़ रही है और उससे एक अच्छा और अधिक काम हम यहाँ महाराष्ट्र में कर सकते हैं, महाराष्ट्र को और अच्छी स्टेबिलिटी दे सकते हैं। ये कहीं ना कहीं सोच हमारी जितनी है तो उनकी भी थी। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आज देखिए, कोई भी चीज़ में हर चीज़ का एक वक्त होता है, हालात बदलते हैं। कई बार ठीक है, आपका ये कहना ठीक है कि 9 साल क्यों लगे, इसमें भी कुछ बातें हैं जो अब इस वक्त अब बोलने का कोई अर्थ नहीं है, पुरानी बातें हैं, उसको अब बहुत सारा पानी बह चुका है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि जब आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए ना कहावत है। हमारा ये फैसला हुआ है और हमको लगता है कि हमने सही फैसला सही समय पे लिया है। प्रफुल्ल पटेल जी, बहुत से लोगों का कहना है कि ईडी सीबीआई की वजह से, और ये तमाम ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि जितने मंत्री बने हैं उन पर कोई ना कोई ईडी सीबीआई के केसेस हैं, तो ये बीजेपी के साथ विलय नहीं है, ये असल में एक वॉशिंग मशीन में आप चले गए हैं ताकि ईडी सीबीआई का पीछा छुड़ा सके। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जो भी आप पूरी मतलब क्या है, आजकल सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में होती है और ये सब बोलना बहुत आसान होता है
क्योंकि ये तो सादी बात है ना, कीचड़ उछाल दो, ये ऐसा है इसलिए वैसा हो गया, फलाना के पर ये हो गया इसलिए इसने इस कॉम्प्रोमाइज किया। ये सब देखिए सुविधा की राजनीति हो गई है, जिसको जिस वक्त पे जो मतलब अपना डिफेंस लेना होगा तो दूसरे के ऊपर कुछ कीचड़ उछाल देगा। तो ये तो देखिए सामान्य तौर पर राजनीति में अब ये रोज का सिलसिला हो गया है। लोग भी अब थक गए हैं, कुछ भी होता है तो बस इसके पर ये सीबीआई है, ये ईडी है, फलाना है, ठिकाना है। तो ये बातों को मैं समझता हूं कि तथ्य नहीं है। मेन बेसिस क्या है कि हम लोग आगे महाराष्ट्र का भला करना चाहते हैं, देश का भला करना चाहते हैं और उसलिए हम साथ में जाते हैं। और ताली दो हाथ से बजती है ना, मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे आने से भी बीजेपी को, एनडीए को भी लाभ होगा, मजबूती आएगी। जैसे हम को फायदा होगा तो वैसे एनडीए को भी हमारे आने से मजबूती प्रदान होगी। और इसलिए हम लोगों ने ये फैसला सोच समझ के और एक लार्जर इंटरेस्ट में लिया है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें विश्वास है। भले देखिए हम कल तक उनके साथ न भी रहे हो, लेकिन हम इस बात को तो इनकार नहीं कर सकते ना कि नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा 7 दिन 12 महीना काम करने वाला एक व्यक्ति है। देश में आज कुछ भी कहो, लोकप्रियता राज्यों में कोई चुनाव में कम ज्यादा भी होगी, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, लोगों का उनके प्रति एक देखने का नजरिया और दुनिया का भी देखने का नजरिया, एक इसके बारे में सबकी मतलब तारीफ ही निकलेगी। तो आज जो परिस्थिति है उसको देखते हुए और नेतृत्व को देखते हुए, मैंने फिर से कहा आपको, महाराष्ट्र में बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी है इस हमारे अलायंस में। एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी जो स्टेबिलिटी प्रदान कर रही है, जो उसका बैकबोन है, वो बीजेपी है। तो इसलिए बीजेपी के साथ एक हमने लार्जर इंटरेस्ट में, मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र के या देश के इंटरेस्ट में हमने ये फैसला लिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एनसीपी के सहारे से एकनाथ शिंदे जी को अंडरकट कर सकेगी, बार्गेनिंग पावर रिड्यूस कर सकेगी बीजेपी। ये फॉर्मूला इस बात का है? देखिए, जहां तक एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी की जो सरकार शुरुआत में बनी, वो उनका फैसला है और उन्होंने क्या तय किया वो मुझे उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके आपस में दो दलों की बात होती है। जहाँ तक एनसीपी और बीजेपी की बात है या एकनाथ शिंदे जी की बात है, ये बात हमने जो उनसे की उसके आधार पर ये हमने सरकार में जाने का फैसला लिया है। और उनकी कोई मतलब हमने तो कोई ऐसा नहीं कहा है कि एकनाथ शिंदे जी को या रखिए या मत रखिए या उनकी बार्गेनिंग पावर को कम करिए। वो उनका इंटरनल मामला है। वो दो पार्टियों में जो फैसला हुआ था वो लोगों ने एक दूसरे का ऑनर किया है और आगे भी उन्होंने करना चाहिए, या जिस तरह से भी उनकी आपस में बात होती है उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। हमारे तरफ से कोई भी प्रकार से। प्रफुल्ल पटेल जी, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि 2024 की तरफ 2024 की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि महाराष्ट्र के जो 48 सीटें हैं लोकसभा के लिए, इसमें बीजेपी प्लस एनसीपी प्लस शिवसेना शिंदे वाली, इनकी कितनी सीटें आने का अनुमान है? नंबर 1। और नंबर 2 मैं पूछना चाहती हूं, आप पटना में भी मौजूद थे और आप अंदर थे, आपको क्या लगता है कि कोई भी विपक्षी एकता जो है वो कांग्रेस के अराउंड राहुल गांधी की लीडरशिप में हो सकती है, या जो बाकी रीजनल लीडर्स हैं नीतीश कुमार, ममता बनर्जी जैसे, उनके बीच और कांग्रेस के बीच में समझौता होना मुश्किल नजर आता है? देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न था महाराष्ट्र में 2024 में हमारे आज के अलायंस के बाद क्या परिस्थिति रहेगी, मैं कोई भविष्यवाणी नंबर्स की नहीं करूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि क्लीन स्वीप होगी। यहाँ पर हमारे तीनों पार्टियों की क्लीन स्वीप होगी, हम लोग जीतेंगे और बिल्कुल मतलब शानदार विजयी होगी। दूसरी बात, जहाँ तक आपने ऑपोजिशन की बात कही, देखिए मैं आपको फिर से कहूँगा कि
कोई भी विपक्षी दल जब तक मजबूत ना हो, बड़ा दल, उसके इर्द गिर्द ही कोई अलायंस बन सकता है। आज कांग्रेस, हम भी कल तक कांग्रेस में थे ना, 99 में कांग्रेस के से ही निकल के शरद पवार जी ने एनसीपी बनाई थी। और आज मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो अवस्था में है, कांग्रेस डेफिनेटली अब वो ऑपोजिशन यूनिटी का इंडेक्स नहीं बन सकती है। राहुल गांधी जी वो भारत जोड़ो यात्रा निकाले या बाकी कोई भी वो अपने जो भी काम करे, लेकिन एक बात है कि डेफिनेटली आज ऑपोजिशन यूनिटी उनके इर्द गिर्द नहीं बन सकती है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई यहाँ पर आज हमने कोई नया अलायंस किया है, ये ओपन सीक्रेट है, ये दिखता है। और जहां तक ऑपोजिशन, अब हर दल के नेता को शायद लगता होगा कि मैं ही प्रधानमंत्री न बन जाऊं, हर दल के नेता को लगता होगा कि भाई देखिए मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं। अब यहाँ तो 1 to 1 की बात कर रहे हैं, तो क्या ममता बनर्जी ये मान जाएगी कि वो अपनी जगहों के कुछ सीटों पे कांग्रेस को वो अलाउ कर देगी या लेफ्ट पार्टीज को अलाउ कर देगी? लेफ्ट पार्टीज और ममता जी तो कभी आई टू आई मिल ही नहीं सकते, कांग्रेस भी ऐसे तो नहीं मिल सकती है। लेकिन समझो मान लो कोई 2-4-5 सीटों की बात हुई तो कांग्रेस 2-4-5 सीटों में मान जाएगी, ममता जी उससे ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं होगी, तो फिर अलायंस कैसे होगा? वही लेफ्ट पार्टीज के साथ होगा। कई राज्यों में, आज उत्तर प्रदेश में भी अगर कांग्रेस कहेगी अखिलेश जी को कि मुझे 20 सीट दे दो या 25 सीट दे दो, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी उस सीट को, इतनी नंबर को मानने को तैयार होंगे। तो ये सारी बातों को देखकर हर एक राज्य की ऐसी तरह की परिस्थिति अलग अलग राज्यों में। अब क्या आप पार्टी और कांग्रेस जो अभी ऑर्डिनेंस पे लड़ाई कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे दोनों की दिशाएं अलग अलग है, ये कल एक होकर दोनों दिल्ली या पंजाब का चुनाव लड़ पाएंगे क्या? तो ये सारे प्रश्न है। मैं कोई ऑपोजिशन यूनिटी हो नहीं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है वो तो साफ सुथरी सामने नजर आती है ना। और इसलिए आज देश की जनता में ये, अब देखिए, लोग हमेशा, इस देश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि लोग जब जिस वक्त उनको सही फैसला लेना होता है, हम कई बार सोचते हैं ना कि गांव में रहने वाला अनपढ़ होता है या ये होता है, उसको मालूम नहीं होता है, उसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपने देखा इमरजेंसी के बाद भी लोगों ने, पूरे इस देश के लोगों ने सामूहिक फैसला लिया और मिलजुल कर सबने उस वक्त की सरकार को गिराया। लेकिन वही जनता ने 2.5 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद देख लिया कि यहाँ तो सरकारें ये इतनी पार्टियों के मतलब खिचड़ी में चलने वाली नहीं है। वही इंदिरा जी को पूरी मेजॉरिटी के साथ शानदार तरीके से लोगों ने वापस बिठाया। वही जनता ने राजीव जी के इतनी 415 सीट के आसपास थी, उसके बाद भी वही अगली सरकार उनकी नहीं बना पाए। फिर जो सरकार मिली जुली बनी उसका भी आपने नतीजा देखा, देवेगौड़ा जी के वक्त भी आपने नतीजा देखा। तो ये सारे उदाहरण, मैं ये इसलिए नहीं दे रहा हूं कि कोई गलत है, मैं भी उस टाइम पे लोकसभा का सदस्य रहा हूं, ये बहुत सारी वारदातों के वक्त, मगर हमने देखा है कि ये ऑपोजिशन यूनिटी बोलने के लिए, हाँ, आज एक पार्टी को या एक व्यक्ति को अगर मोदी जी को हराना है तो हमको एक होना होगा, ये बात बोलना ठीक है, लॉजिकल है। आज ऑपोजिशन में अगर बैठोगे तो आप ये बोलोगे, लेकिन वो उसको वास्तविकता में क्या आप कन्वर्ट कैसे करोगे? और आप देश के लोगों को भरोसा कैसे दिलाओगे कि हम सब जीतने के बाद न केवल सरकार अच्छी बनाएंगे लेकिन टिकाएंगे उसको 5 साल, हमारा नेतृत्व स्वीकार होगा एक आदमी का, और उसमें हमारे को कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। हर चीज जिस तरह से आज जैसे एक पार्टी की सरकार चल रही उसी तरह से हम, हमारी इतनी सारी पार्टियों की मिलकर हम सरकार चलाएंगे। ये बोलना और चलाना बहुत फर्क होता है। प्रफुल्ल पटेल जी, दिल्ली में भी एक कैबिनेट रीशफल की चर्चा हो रही है, क्या आप नरेंद्र मोदी कैबिनेट ज्वाइन करेंगे? देखिए, मैंने या हमारी पार्टी ने कोई इस प्रकार की न बात की है, न मंशा जताई है, न किसी भी प्रकार से कोई इस बारे में चर्चा हुई है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमने एज ए पार्टी फैसला लिया है एनडीए में शामिल होने का। यहाँ की सरकार में हम आज शामिल हुए हैं और आगे जो भी तरह से एनडीए हमारी आवश्यकता या हमारी जिस तरह से भी उपयोगिता हमारी होगी
उसका हम बिल्कुल दिल से हम काम करके स्वागत करेंगे। प्रफुल्ल पटेल जी, कुछ लोगों का कहना था कि जब शरद पवार ने रिजाइन करने का फैसला किया था तो वो आपके लिए और तमाम पार्टी वालों के लिए, अजीत पवार जी के लिए भी एक सरप्राइज था। ये बिल्कुल सुप्रिया सुले और शरद पवार जी के बीच में फैसला हुआ था। क्या उसी दिन आपने तय किया था कि अब रास्ते अलग होंगे? देखो, पहली बात का खाली मैं उत्तर दूंगा कि भाई मुझे बिल्कुल या हमारे पार्टी में किसी को भी मालूम नहीं था कि पवार साहब इस्तीफा देने का वहाँ पर फैसला लेकर अनाउंस करेंगे। हो सकता है उन्होंने बाद में भी कहा कि, मुझे भी कहा कि हमने हमारी फैमिली में ही ये चर्चा की थी और किसी को मैंने विश्वास में आप लोगों में से नहीं लिया था। जबकि मुझे व्यक्तिगत तो थोड़ा अफसोस ये हुआ कि इतना बड़ा फैसला पवार साहब ने लिया, तो मेरे जैसा व्यक्ति जो उनके साथ इतने सालों साल तक काम करते आया है, हर चीज़ में मुझे उन्होंने इन्वॉल्व किया, क्यों मुझे इस फैसले में इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन उनका व्यक्तिगत डिसीजन था। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहूँगा। मैं फिर से दोहराऊंगा कि शरद पवार जी मेरे लिए सम्मानित नेता हैं और रहेंगे, और इसलिए मैं उनके कोई भी, वो कुछ भी कहें उस पर मैं टिप्पणी कम से कम नहीं करूंगा। बाकी लोग करना चाहे तो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरे ओर से आपको इस प्रकार की कभी भी उनके किसी भी बयान पर मेरे खिलाफ का भी होगा तो मैं टिप्पणी करने से इनकार करूंगा। तो फिर आखिरी बात जाने से पहले ये पूछना चाहती हूं कि छगन भुजबल जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शरद पवार जी कुछ ही दिन पहले अपनी इंटरनल मीटिंग में कहा था कि नरेंद्र मोदी ही 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या ये सही है? कैन यू कंफर्म दिस? देखिए, छगन भुजबल जी ने बात कही और ये बात भी सही है कि हम लोग कुछ ऐसे ही, मतलब 10-15 वरिष्ठ लोग पवार साहब के साथ इनफॉर्मल चर्चा कर रहे थे और उसमें ये बात निकली ऐसे ही कि भाई 2024 में क्या होगा, नेशनल सिनेरियो में क्या होगा। तो उस वक्त उन्होंने ज़रूर, जो छगन भुजबल जी ने बात कही वही बात को उन्होंने कहा था कि भाई लगता तो है ऐसा कि भाई 2024 में तो देश के जहाँ तक चुनाव आएंगे। राज्य की जो महाराष्ट्र की बात उन्होंने कहा कि एमवीए जरूर जीतेगी, लेकिन जहाँ तक दिल्ली का सवाल आता है तो अभी भी नरेंद्र मोदी वहाँ पर जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। अगर शरद पवार जी का ये मानना है तो ऑपोजिशन यूनिटी पे जरूर सवाल उठेंगे। लेकिन प्रफुल्ल पटेल जी, आपने हमसे बातचीत की और खुल के बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में हम आपको दोबारा चाहेंगे जब उठा पटक और पॉलिटिकल सिनारियोज अनफोल्ड हों तो आप हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ जरूर जुड़ें। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। The News Hour, special edition.